जंगल में कुछ ऐसे दानव बसते हैं जिन्हें कम ही लोगों ने देखा है, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। आज मैं यानी डॉक्टर जॉय आपको कुछ ऐसी ही आप बीतियां सुनाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि हम इन कहानियों की ओर बढ़े, यूनिक हॉरर स्टोरीज के लिए राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बिना किसी देरी के पढ़ते हैं इन कहानियों की ओर। मेरी जिंदगी में 11 से 15 की उम्र में मेरे साथ कुछ भयानक अनुभव हुए हैं जिन्हें मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। मैं शुरुआत से ही पैरालौकिक ताकतों को मानता था। हालांकि मेरा सामना उनसे नहीं हुआ था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो बाहर कहीं तो है और बस सही समय की बात है और मेरा सामना उन ताकतों से होगा। पहली बार जब मेरा सामना उससे हुआ तब मैं 11 साल का था। मैं अमेरिका के एक दक्षिण पश्चिमी राज्य में रह रहा था। मेरा दोस्त, उसके पिताजी, मेरे पिताजी और मैं एक नदी के पास जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। ये इलाका काफ़ी दूर दराज था, लेकिन यहाँ से सड़क करीब ही थी। हमने दिन मौज मस्ती करते हुए और हाइकिंग करते हुए गुजारा और रात में अपने कैंप्स में सोने चले गए। एक टेंट में मैं और मेरा दोस्त सोए थे, जबकि दूसरे में मेरे और उसके पिताजी सोए थे। टेंट्स में सोना मेरे लिए आसान नहीं था, इसलिए मुझे सबसे आखिर में नींद आई थी। जब मुझे नींद आ गई तब करीब 11 बज रहे थे। बीच रात अचानक ही मेरी आंख खुल गई और मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो 2 बज रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं नींद से जागा ही क्यों था। तभी मैंने टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा हो सकता है मेरे या मेरे दोस्त के पिताजी टॉयलेट करने जा रहे हो, लेकिन जल्द ही मुझे अपने इस ख्याल पर शक होने लगा क्योंकि ये आवाज़ लगातार आ रही थी, लेकिन मैंने टेंट की जिप खुलने की या टेंट के कपड़े की कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। 11 साल का डरपोक लड़का होने की वजह से घबराकर मैं अपने स्लीपिंग बैग में छिप गया और कल्पना करने लगा कि आखिर वो क्या हो सकता है। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस जीव के भौंकने की आवाज आई। ये आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे लोमड़ियां निकालती है। वो जीव लगातार भौंकता जा रहा था और साथ ही अब उसके सूंघने की आवाज भी आ रही थी। वो टेंट का चक्कर काट रहा था। हैरत की बात यह थी कि मेरा दोस्त अब भी घोड़े बेचकर सो रहा था और मैंने दूसरे टेंट से भी किसी की आवाज नहीं सुनी थी। ये जीव जो भी था वो टेंट को सटकर चलता हुआ सूंघ रहा था और कभी कभी वो जोर से भौंक भी रहा था। आमतौर पर जब कोई लोमड़ी ऐसी आवाज निकालती है तो उसके जवाब में दूसरी लोमड़ियां भी आवाज निकालती है, लेकिन इस जीव के आवाज लगाने पर किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया था। आखिरकार कुछ समय बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई और मैं किसी तरह से सो गया। अगली सुबह मैं सबसे पहले उठ गया था और मैं देखना चाहता था कि क्या मैं इस बात के सबूत ढूंढ सकता हूं कि वहां पिछली रात कोई लोमड़ी रही थी। मैंने आसपास पंजों के निशान, बाल या पेड़ों पर खरोचों के निशान की तलाश की, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। टेंट के पास ही नर्म मिट्टी पर भी किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। जब मैंने अपने दोस्त और पिताजी से पूछा कि क्या उन्होंने पिछली रात कुछ आवाज सुनी थी, तो उन्होंने यही कहा कि वो रात आराम से सोए थे और उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी थी। हम सब ने मिलकर दोबारा से खोजबीन की, लेकिन तब भी हमें किसी लोमड़ी से रिलेटेड कोई भी निशान नहीं मिले। लेकिन मेरे दोस्त को नदी के पास वाली रेत पर एक इंसान के पैर के निशान मिले। जी नहीं, ये किसी जूते के निशान नहीं थे, बल्कि ये नंगे पैरों के निशान थे। इसके बाद हमने नाश्ता किया और वहां से चले गए। उस दिन और कोई घटना नहीं हुई। अगले दिन उस इलाके में गर्मियों के दिनों ही एक भयंकर तूफान आया और वो नदी जिसके करीब हमने टेंट लगाए थे अपने उफान पर बहने लगी और वो जगह जहां हमने कैंप्स लगाए थे वो भी पूरी तरह पानी से डूब गए थे। उस समय मुझे ये महज एक इत्तेफाक ही लगा था, लेकिन दूसरी घटना जब मेरे साथ हुई तो इसने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। दूसरी घटना पहली घटना के 1 साल बाद हुई थी। उस समय मैं 12 साल का था
और अब भी उसी इलाके में रह रहा था। वो गर्मियों की रात थी और मैंने अपने घर की बालकनी में सोने का तय किया था। सारा दिन बाहर घूमते रहने के बाद उस रात मैं जल्द ही सोने चला गया। रात करीब 1 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। उस समय मुझे काफी अजीब महसूस हो रहा था। तभी मैंने दोबारा से उस भौंकती आवाज को सुना और अब भी उसके जवाब में कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे अब भी लग रहा था कि ये शायद किसी लोमड़ी की आवाज है, लेकिन इस बार मैंने उसे देखने का इरादा कर लिया था। मेरे घर की बालकनी घर के अगले हिस्से में थी और खुशकिस्मती से वो आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी। मैंने बालकनी में लगी जाली से देखने की कोशिश की कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। उस रात जो मैंने देखा वो चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन वो कोई लोमड़ी तो नहीं थी। वो जीव अपने 2 पैरों पर दुबक कर बैठा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो किसी वयस्क आदमी जितना लंबा था, लेकिन वो कुबड़ निकाल कर बैठा था। अंधेरे में मैं उसकी आकृति के अलावा और कुछ नहीं देख सकता था। उसने कभी भी बालकनी की ओर नहीं देखा। वो थोड़ी देर वहीं बैठकर आवाजें निकालने लगा और फिर घरों के पीछे से जंगल में गायब हो गया। उस रात मैं दोबारा सो नहीं पाया। अगले दिन फिर से तेज हवाएं चलने लगी और जमकर बारिश भी हुई। ये मौसम बिल्कुल उसी तरह था जैसा पहली वाली घटना के बाद हुआ था। इस घटना के बाद अगले 3 सालों तक कोई और घटना नहीं हुई। मेरा आखिरी बार उससे सामना तब हुआ जब मैं 15 साल का था। वैसे मैं ये आखिरी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो अब भी जंगल में है और अंधेरे में घूम रहा है और जाने कब वो मुझे दोबारा दिखाई दे जाए। खैर, इस घटना के समय मैं अमेरिका के उत्तरी इलाके में रह रहा था। एक दिन मेरी बस मिस हो गई और शाम के वक्त मैं पैदल ही अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी मैंने सड़क के किनारे पर किसी चीज़ को नोटिस किया। जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मुझे एक लोमड़ी दिखाई दी और मेरी आंखें सीधी उसकी आंखों से टकराई। आमतौर पर जंगली जानवर किसी से अपनी आंख मिलाने से बचते हैं क्योंकि इससे उन्हें गुस्सा आता है। इसलिए जल्द ही मैंने अपनी आंखें उसकी आंखों से हटा ली, मगर अब भी मैं उसे बराबर देख रहा था। लेकिन बार बार मेरी आंखें घूमकर उसी आंखों की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें किसी भी आम लोमड़ी की आंखों से अलग नहीं थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि ये किसी लोमड़ी से ज्यादा बुद्धिमान जीव है। वो लोमड़ी मुझे लगातार घूरती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो घंटों बीत गए हो, लेकिन दरअसल सिर्फ कुछ मिनट ही बीते थे। फिर वो मुड़ी और रोड की दूसरी ओर चलती हुई वहां से जंगल की ओर चली गई। मैंने उसके नजरों से ओझल होने तक इंतजार किया और फिर मैं भी अपने घर की ओर चला गया। उस रात भारी बारिश के साथ साथ बिजलियां भी गिरी थी और पूरा घर तेज हवाओं की थप्पड़ों और बिजलियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा था। अगली सुबह मैंने देखा कि एक पेड़ हमारे यार्ड में टूटकर गिर गया था। ये पेड़ ऐसी जगह पर गिरा था जहां से कुछ ही दूरी पर मेरा बेडरूम था। अगर ये पेड़ कुछ इंच दूर भी गिरता तो ये सीधे मेरे बेडरूम को कुचल गया होता और साथ ही मुझे भी। मैं अब भी नहीं समझ पाया हूं कि क्या वो जीव जिससे मेरा सामना हुआ था वो सचमुच में कोई परलौकिक था या फिर ये महज इत्तेफाकों का एक अजीब सिलसिला ही था। कोई भी अगर लोमड़ियों के बारे में जानता है तो उन्हें पता होगा कि पूरे देश में ये पाई जाती है, इसलिए उनका देखा जाना कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा था और हर मुलाकात के बाद भारी बारिश का आना ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, खासकर गर्मियों के मौसम में। क्या वो जीव मुझे किसी तरह की वार्निंग देना चाहता था? क्या वो अपने साथ आंधी तूफान लेकर चलता था? सच पूछो तो मैं दोबारा उस जीव से मिलना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो है क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता क्या वो दोबारा मुझे दिखाई देने वाला है। अब भी जब कभी मुझे किसी लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है मैं बेचैन हो जाता हूँ और उस आवाज के स्रोत को ढूंढने लगता हूँ, लेकिन मैं उस समय निराश हो जाता हूँ जब मुझे दूसरी लोमड़ियों के भौंकने की आवाज आती है। मैं अब भी अपनी खिड़की खुली रखता हूँ कि जाने कब मुझे वो आवाज सुनाई दे।
ये 13 साल पहले की बात है। उस समय मैं 33 का था और अकेला रह रहा था। मैं एक शिकारी हूँ। मेरे पिताजी और दादाजी भी शिकारी थे। एक सुबह मैंने अकेले ही कैंपिंग पर जाने की सोची। जिस जगह पर मैंने जाने का फैसला किया था वो काफी अंदर जंगल में थी। मैं कॉफी पीकर अपना सामान बांधा और अपने बेल्ट को कस लिया जिस पर मेरी पिस्तौल लगी हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि वो मेरे कुत्ते को आकर ले जाए और उसकी देखभाल करे, और फिर मैं अपने सफर पर निकल गया। रास्ते भर में कुछ नहीं हुआ। मैं जंगल की पार्किंग में पहुंचा और गाड़ी खड़ी करके कच्चे रास्ते से पैदल हाइकिंग करने लगा। हाइकिंग करते हुए मैंने महसूस किया कि जंगल बिल्कुल शांत था। किसी भी तरह की कीट पतंगों की या फिर परिंदों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। 2 घंटे इसी तरह चलने के बाद मैं थोड़ा डर गया था और मैंने अपना हाथ बंदूक के पास कर लिया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई जानवर घात लगाए मेरा पीछा कर रहा हो। 3 घंटों तक हाइकिंग करने के बाद मैं आखिरकार कैंप साइट पर पहुंचा। जब मैं अपना कैंप लगाने लगा तो जंगल की आवाजें दोबारा आनी शुरू हो गई, जिन्हें सुनकर मैंने चैन की सांस ली। इस जगह को खूबसूरत कहना इसकी बेइज्जती होगी। ये जगह एक ऊंचे इलाके पर बनी थी जहां से नीचे गांव को देखा जा सकता था। मैंने टेंट में अपना बैग खोला ही था कि अचानक दोबारा से खामोशी छा गई। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही, क्योंकि तेज हवाओं से पेड़ों के पत्ते सरसराहट पैदा करने लगे थे। मैंने अपने स्लीपिंग बैग को सेट किया और बीन्स की कैन निकालकर टेंट से बाहर आ गया। तभी मैंने कुछ दूरी पर पेड़ के गिरने की आवाज सुनी। इसे सुनकर मैं चौकन्ना हो गया और मेरा हाथ खुद ब खुद पिस्तौल पर चला गया। मैं खामोशी से चारों ओर जंगल में देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी अजीब चीज देखने को नहीं मिली। मैंने गहरी सांस लेकर रिलैक्स करने की सोची। फिर मैं अपनी कैन को गर्म करने के लिए आग जलाने की तैयारी करने लगा। इसी दौरान मैंने पत्तों के रौंदे जाने की आवाज सुनी और ठीक उसके बाद मुझे भारी भरकम कदमों की आवाज आई। मैंने अपनी गन निकाली और मैंने जिस तरफ निशाना बांधा था उसे मैं एक ही शब्द में बयान कर सकता हूँ। वो एक टीमन था। जिसे मैं देख रहा था उसके पैर और सींग किसी बकरे की तरह थे, लेकिन वो 2 पैरों पर खड़ा था। उसका जिस्म भूरे रंग के बालों से ढका हुआ था और उसकी भुजाएं इंसानों जैसी थी। लेकिन मैं कसम खाता हूँ उसका चेहरा किसी कंगारू समान था और उसकी आंखों से गुस्सा टपक रहा था। फिर वो मेरी ओर 1 इंच बढ़ा ही था कि मैंने हवा में फायर कर दिया ताकि वो इससे डर जाए। लेकिन इसके जवाब में उस दानव ने एक खौफनाक चीख निकाली। वो आवाज कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। अभी मैंने पलकें झपकाई ही थी कि वो दानव मेरे बिल्कुल करीब आ गया, इतने करीब कि उसकी नाक मुझे टच होने लगी थी। वो पीली छिपकली जैसी आंखें मेरी रूह में उतरने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो अगर मैं जरा सा भी हिला तो मेरी मौत पक्की है। मैंने अपनी सांसें भी सुस्त कर दी थी, लेकिन तभी उस दानव ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं तुरंत ही दोबारा खड़ा हो गया। वो दानव दोबारा मेरे करीब आ गया और जोरदार आवाज में चीखने लगा। उसकी गूंज इतनी ज्यादा थी जिससे पूरा जंगल हिलता हुआ सा महसूस होने लगा था। इस खौफनाक आवाज का जवाब मैंने अपने हाथ उठाकर जोरों से चीखते हुए दिया। फिर वो मुझे घूरने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं उसके लिए महज एक खिलौने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। फिर मैंने अपनी बंदूक सीधे उसके गले पर रखी और चिल्लाकर बोला, चले जाओ। लेकिन वो वहीं खड़ा था, इसलिए मैंने ट्रिगर दबा दिया। वो एक कान फाड़ देने वाली दर्दनाक चीख निकालता हुआ तेजी से वापस पेड़ों की ओर चला गया। जल्द ही वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मैंने जल्दी से अपना सामान बांधा और जब मैं वहां से निकलने लगा तो मुझे दोबारा वो नजर आया, लेकिन अब वो काफी दूरी से मुझे देख रहा था। इस खौफनाक दानव ने मेरा पूरे रास्ते तक पीछा किया। जब तक मैं अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच गया वो बराबर मेरे पीछे ही था।
मैंने तेजी से वहां से गाड़ी निकाली और स्पीड लिमिट तोड़ते हुए सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। जब मैं मेन रोड पर पहुंचा तो मैंने आखिरी बार उसके चीखने की आवाज़ सुनी। अगर सच बताऊं तो अब भी मेरे अंदर का एक हिस्सा मुझे दोबारा से वहां जाने के लिए कहता है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर वो है क्या और मैं उसे ख़त्म कर सकता हूं या नहीं। उस दानव का कटा सर मेरी दीवार पर खूबसूरत लगेगा और मेरी शूरता का प्रमाण होगा, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मैं खुद उसका नाश्ता ना बन जाऊं। अब तो मुझे वाइफ और 2 बच्चे भी हैं और मैं वो रिस्क अब नहीं ले सकता जो पहले कभी मुमकिन भी थे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि वो जंगल का डीमन अब भी खुला घूम रहा है। ये कहानी 2012 की गर्मियों की है। उस समय मैं 13 साल का था। मैं अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहता था जहां ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी किया करते थे। हमारा घर मकई के बड़े खेतों के बीच बना था। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मैं इन्हीं मकई के खेतों में पला बड़ा था। लेकिन ये गर्मियाँ कुछ अलग थी। अपने दोस्तों में मैं अकेला ही ऐसा था जो गांव में रहता था, इसलिए वो सब मेरे ही घर आना चाहते थे क्योंकि यहाँ खेल कूद के लिए काफ़ी जगह थी। मैं हमेशा ही खुले में खेलने का शौकीन था और मेरा दोस्त मैक्स भी कुछ ऐसा ही था। उन गर्मियों में मैक्स ज़्यादातर समय मेरे ही घर पर रहता था। हम कई सारे चीज़ें किया करते थे, जैसे हम नदी किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ते, अपने बड़े से पूल में स्विमिंग करते, अंगेटियाँ बनाते और लकड़ियों से घर बनाने की कोशिश किया करते, या कभी कभी बस घर में रहकर ही वीडियो गेम्स खेलते थे। लेकिन जिस समय की मैं ये बात कर रहा हूँ वो थोड़ा अलग था। हमने कुछ ऐसा करने की सोची जो हम कभी नहीं करते थे। उस हफ्ते हमने मेरे घर के बैकयार्ड में टेंट लगाकर कैंपिंग करने की सोची। मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन बैकयार्ड अच्छा खासा था जहाँ सैकड़ों पेड़ थे। क्योंकि हम उस समय में काफ़ी छोटे थे, इसलिए हम असली वाली कैंपिंग तो नहीं कर सकते थे, इसलिए यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था। इस तरह हम मान सकते थे कि ये बैकयार्ड एक जंगल है और अगर कुछ होता या फिर हमें डर लगता तो हम वापस घर के अंदर जा सकते थे। उस रात कैंप लगाने के बाद हमने छोटी सी आग जलाई और उस पर खाना पकाया। थोड़ी देर बाद हमने तय किया कि अब सो जाना चाहिए और हम अपने टेंट में सोने चले गए। मैं अकेले शायद ऐसा ना करता, लेकिन मेरे साथ मैक्स और मेरा कुत्ता भी था जिससे मुझे कैंपिंग करने का साहस मिला। खैर, हमने घर के पिछले हिस्से में एक कैंप लगाया था। इस तरफ मेरे पेरेंट्स का बेडरूम था जिसमें एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी और मुझे यकीन था कि वो कई बार रात में हमें चेक करते रहेंगे। इससे भी मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। टेंट में जाकर हम अपने स्लीपिंग बैग्स में घुस गए। मेरा कुत्ता टेंट के बाहर ही था और वो यार्ड का चक्कर लगाने लगा था जैसा कि वो रोज ही करता था। जल्द ही मैं नींद की आगोश में चला गया और पता नहीं कब तक मैं आराम से सोता रहा, लेकिन फिर बीच रात में अचानक मेरी नींद टूट गई। मेरा कुत्ता जोरों से भौंक रहा था। उसकी आवाज़ गुस्से में डूबी हुई सी महसूस हो रही थी। उसने जो भी देखा था वो उससे खुश बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसका ये बर्ताव बिल्कुल ही अलग था। पहले वो ऐसा कभी नहीं करता था। वो कारों या अजनबियों पर कभी कभार ही भौंकता था, लेकिन उस समय वो लगातार भौंक रहा था। मैंने अपनी आंखें मली और टेंट के अंदर से ही मैं जान गया था कि वो किस पर भौंक रहा था। मैंने उसे देखा तो नहीं था, लेकिन मैं उसे सुन सकता था। वो एक तेज, कानों को चुभने वाली सीटी की आवाज़ थी। ये कोई इंसान था जो सीटी बजा रहा था। कम से कम मुझे तो कोई ऐसा जानवर के बारे में नहीं पता है जो इस तरह की आवाज़ें निकाल सकता हो। ये काफ़ी अजीब सीटी की आवाज़ थी। इसमें कोई लय नहीं थी। ये सुनने में बहुत अलग थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था मानो वो सीटी मेरे कुत्ते को बुलाने के लिए बजाई जा रही थी। ये काम मेरे पिताजी भी कर सकते हैं। हो सकता था कि शायद वो हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन उस सीटी को सुनकर मुझे डर का एहसास होने लगा था। मैंने अपने दोस्त को जगाने की कोशिश की। वो घोड़े बेचकर सोया हुआ था, लेकिन
जब वो आखिरकार जाग गया तो मुझे उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने भी उस सीटी की आवाज़ को सुना और हम दोनों एक दूसरे को खामोशी और डर से देखने लगे। मैंने जब अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें 3 बज रहे थे। ये रात का शापित समय माना जाता है। मैं और मेरा दोस्त भी इस समय के सुपरनैचुरल पहलू को समझते थे, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा डर गए। मैक्स ने पूछा, कौन हो सकता है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। इस पर मैक्स ने मुझे अपने पिताजी को फ़ोन करने के लिए कहा तो मैंने कॉल लगा दिया। 3 बार रिंग जाने के बाद आखिरकार मेरे पिताजी ने फ़ोन उठाया और बोले, क्या है बेटे, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे खौफ की कोई इंतहा नहीं रही जब मैंने उस समय भी लगातार सीटी की आवाज़ को सुना, जिसका मतलब ये था कि ये मेरे पिताजी नहीं थे। मैंने पूछा कि क्या माँ उनके साथ है, तो वो बोले, हाँ सोई हुई है, क्यों? मैंने कहा, यहाँ कोई है जो सीटी बजा रहा है और हमारा कुत्ता उस पर भौंक रहा है, हम बहुत डरे हुए हैं। इस पर मेरे पिताजी बोले, कोई परिंदा होगा। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। वो इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंच गए थे। उन्होंने एक बार उस आवाज़ को सुनने की जहमत नहीं की। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम घर के अंदर क्यों नहीं आ जाते, और मैं क्या करूं बताओ? यह सुनकर मैंने फ़ोन काट दिया। वो हमारी मदद को नहीं आने वाले थे, और अगर हम यहाँ रहते तो हमें उस चीज़ का सामना करना पड़ता जो भगवान जाने क्या थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो कोई पैरालौकिक चीज़ थी। जो भी हो, मैंने अपने दोस्त को कहा कि वो घर में जाने के लिए तैयार रहे। फिर मैंने तेज़ी से टेंट की चेन खोली और घर की तरफ दौड़ गया। मेरा दोस्त भी मेरे पीछे ही था। जब हम घर की ओर दौड़ रहे थे, उस दौरान मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो आवाज़ घर के पश्चिम से एक मकई के खेत से आ रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस तरफ देख सकूं। कुछ ही पलों में हम घर के अंदर थे। मैं दरवाजे में पहुंचकर कुत्ते को अंदर आने के लिए आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो उस दानव से दूरी बनाए हुए लगातार उस पर भौंक रहा था। कुछ देर उसे आवाज़ें लगाने के बाद भी जब वो अंदर नहीं आया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद हमें वो आवाज़ घर के करीब आती हुई सी महसूस हुई, जिसके बाद हमें कुत्ते की और भी ज़्यादा गुस्से में भरी हुई आवाज़ें आने लगी, और फिर ऐसा लगा मानो कुत्ता उसकी तरफ दौड़ गया था। और अब उस सीटी की आवाज़ और कुत्ते की आवाज़ दूर जाती हुई सी महसूस होने लगी। मैं और मैक्स मेरे कमरे में चले गए और सोचने लगे कि आखिर वो दानव कौन हो सकता है। हमने इंटरनेट पर अलग अलग जानवरों की आवाज़ें सुनकर उससे मैच करने की कोशिश की, लेकिन वो सीटियों जैसी आवाज़ किसी भी जानवर से मिलती हुई नहीं लग रही थी। आखिरकार हम थक कर सो गए। अगली सुबह हम अपनी डर्ट बाइक लेकर जंगल की ओर गए, उस तरफ जहाँ कुत्ता गया था। ये दिन का समय था, इसलिए हमें डर नहीं लगा। थोड़ी ही दूरी पर हमें कुत्ता भी मिल गया। वो लपक कर हमारे पास उछल कूद करने लगा। उसे कोई भी चोट नहीं आई थी। शायद वो जो कुछ भी था, कुत्ते ने उसे भगा दिया था। इसके बाद हम थोड़ी देर तक डर्ट रोड पर गाड़ी चलाने लगे। कुछ देर बाद अचानक एक मोड़ पर मैक्स ने अपनी बाइक रोक दी और इंजन भी बंद कर दिया, और फिर उसने मुझे भी ऐसा करने का इशारा किया। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। इस पर वो आंखें फाड़कर मेरी ओर देखता हुआ बोला, मैंने उसे दोबारा सुना है। और फिर उसने पास ही के एक मकई के खेत की ओर इशारा किया। मैंने पहले तो सोचा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने दोबारा उससे पूछा तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था, और उसे देखकर मैं भी डर गया। इसके बाद हमने पूरा दिन घर के अंदर ही बिताया। मैंने उस दानव को कभी देखा नहीं है, बस उसकी आवाज़ ही सुनी है, और शायद यही ठीक है। अब मैं 23 साल का हूँ और कहीं और रहता हूँ, इसलिए मैंने दोबारा उसे कभी नहीं सुना। उस समय भी नहीं जब मैं वहाँ रह रहा था। और सच पूछो तो मैं कामना करता हूँ कि दोबारा वो मुझे सुनाई भी ना दे।
तो दोस्तों ये थी कुछ कहानियाँ जो अमेरिका के जंगलों से सीधे आप तक पहुँची थी। मुझे बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। अगर आपको ये कहानियाँ या मेरा नरेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में अपने राय और सुझाव देते रहे। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।